हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 18 मई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। राइट। अब जैसा कि आप सभी जानते हो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, तो आप डेफिनेटली कुछ लोग पूछते रहते हैं सर कि रिवीजन सीरीज आखिर आती कहाँ है। तो देखो, बस तो लाइव होती है डेली, तो अगर आपने उनको मिस भी कर दिया है तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में जाओगे ना तो वहां पर आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कल हम सब ने इकोनॉमी डिस्कस करी, बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन आप सभी के साथ रहा। उसी तरह से अगर आपने और भी कोई चीज़ मिस करी है, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, सी सेट हो गया, ये सारे वीडियोस अगर कुछ ना मिस हुआ है तो डेफिनेटली आप इनको यहाँ पे जाके इनको वॉच कर सकते हो। अब कल मतलब आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा मैपिंग से पर्सपेक्टिव से है, बट डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पहला हमारा टॉपिक रहेगा एईपीएस, दैट इज आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। देखो दरअसल में अभी हो क्या रहा है, कुछ ना न्यूज आई जहां पर हमने देखा ना कि आधार डेटाबेस के थ्रू लोगों का डेटा लीक हो रहा है और उसको यूज किया जा रहा है कहाँ पर, कहीं ना कहीं आपके बैंकिंग फ्रॉड्स के अंदर। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये आपका मोबाइल फोन है, ठीक है सर। अब होता पता क्या है, आप लोग ट्रांजैक्शंस करते हो, मुझे पता है सब लोग यूपीआई वगैरह यूज करते हैं डेफिनेटली, पर आधार के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। कैसे सर? जैसे मान लो आपने अपने फोन के अंदर आधार नंबर डाला अपना, ठीक है ना, और साथ ही साथ आपके साथ ना ऐसी मशीन होती है, ठीक है ना, जैसे आपके साथ हो गया या फिर जो आपके घर पे कई बार नहीं आते जो स्मॉल बैंकिंग करने आते हैं या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स आते हैं, ठीक है ना, तो उनके पास ऐसी मशीन होती है। तो मशीन क्या करते हैं, आपके फोन के साथ कनेक्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पे कनेक्ट है। अब यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर मशीन के थ्रू यहाँ पर अपना, आप जानते हो आधार के अंदर बायोमेट्रिक होता है, ठीक है ना, तो आप अपने आपने इसको स्कैन किया, अपने थंब को स्कैन किया या फिर जो भी आपकी फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है इसको स्कैन किया, उसके बेस के ऊपर आपने पैसे डाले और बताया कि कहाँ पे आपने भेजने हैं, तो पैसे सामने वाले के पास भेज हो गए। समझ आया बात? तो इस तरह से आधार के थ्रू भी आप कहीं ना कहीं पैसे भेज सकते हो इस तरह की मशीन के माध्यम से। अब नोटिस करो कि होता क्या है, सिर्फ पैसे भेजने की बात नहीं है, आप अपना बैलेंस चेक करना हो या बाकी और अलग अलग चीजें भी यहाँ देखने को मिल जाती हैं। अब काफी लोगों ने ऐसा बताया है कि कुछ लोग ना आपका डेटा वगैरह निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर कैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं? देखो आधार नंबर ही तो चाहिए इसके लिए, और दूसरा क्या चाहिए आपका, एक तरह के थंब इम्प्रेशन चाहिए, है कि नहीं? तो आधार नंबर तो बहुत सारे लोगों के पास होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कई बार मान लो आप किसी होटल में आप रहने गए, ठीक है, तो वहां पर मांग लेते हैं, आपका आधार नंबर मांग लेते हैं। कई बार कुछ और जगह पे मांग लिया जाता है। कई बार जैसे लेट्स से आपका एग्जाम है, अब आपका यूपीएससी का एग्जाम ही है आपका थोड़े दिनों के अंदर, है कि नहीं, तो वहां पर भी काफी लोगों ने आधार नंबर दिया होगा। तो आधार नंबर तो बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है ना आपका, बिल्कुल। तो दूसरा, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो सिलिकॉन थंब का यूज कर लेते हैं, और उसके बेसिस के ऊपर क्या होता है, इस तरह के जो भी कहीं ना कहीं डिवाइसेज हैं, ठीक है, चाहे आप बायोमेट्रिक एटीएम्स की बात कर लीजिए, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस की बात कर लीजिए, वहां पर आपका आधार नंबर और फिंगरप्रिंट और बैंक नेम को यूज कर लिया जाता है एंड उसके बेस पे आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। समझ आया पॉइंट? तो इस तरह से बहुत सारे कुछ फ्रॉड्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को मिस यूज यहाँ पे किया जा रहा है। अब इसी पर्टिकुलर चीज को मतलब क्या बोलते हैं कि आधार के थ्रू अगर आप बैंकिंग चीजें करते हैं, इसको बोलते हैं आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये अपने आप में गलत नहीं है, समझने की कोशिश करना। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम तो अच्छी चीज है कि आप आधार के माध्यम से कहीं ना कहीं आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप जो भी आप कुछ करना चाहते हो वो डेफिनेटली कर पा रहे हो, पर इसको मिस यूज किया जा रहा है जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा। तो एईपीएस को क्रिएट किया गया है बाय किसके द्वारा? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और एक तरह का ये बैंक लेड मॉडल है जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो सकती हैं एट पॉइंट ऑफ सेल या फिर माइक्रो एटीएम थ्रू द बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब क्या होता है? देखो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि अगर आप बैंक के पास नहीं जा सकते ना, तो बैंक आपके पास आ जाएगा। कहने का मीनिंग क्या, कुछ लोग होते हैं ना, मान लो जैसे उनके हाथ में छोटी बड़ी मशीन होती हैं, तो वो गांव वगैरह तक जाते हैं। अब हर गांव में तो मान लो बैंक नहीं ना खुल सकता, तो बैंक का एम्प्लॉयज क्या करते हैं, वो गांव वगैरह में चले जाते हैं। वहां पर जाके उन इस तरह की मशीन्स के थ्रू आपकी जो भी ट्रांजेक्शन करवानी हो वो करवाई जा सकती है। इसको बोलते हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल। तो आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू ये चीज़ करी जाती है। तो मैंने आपको समझा भी दिया कि कैसे ये वर्क करता है और कैसे इसको मिस यूज किया जा सकता है, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है ना? तो यहाँ पर कोई ओटीपी की जरूरत नहीं है, कोई बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं देनी है, ऐसा नहीं बताना कि आप बैंक अकाउंट नंबर डाल रहे हो। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड होती है। बस तीन ही चीजें चाहिए, आपका बैंक कौन सा है, आपका आधार नंबर क्या है, और तीसरा आपका फिंगरप्रिंट को यहाँ पे कैप्चर किया जाएगा। और यहाँ पर अलग अलग चीजें हो सकती हैं, आप बैलेंस भी चेक कर सकते हो, अपना कैश डिपॉजिट करवा सकते हो, कैश विदड्रॉ कर सकते हो, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को
मिल जाती हैं। ठीक है, तो आधार को आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पर ना आरबीआई ने कोई लिमिट नहीं लगा रखी कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू आप कितना पैसा भेज सकते हो। पर बैंक्स अपने हिसाब से ना कुछ कुछ लिमिट बताते रहते हैं कि आप इससे ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते। तो ये सारी चीज़ें बैंक्स के द्वारा कुछ लिमिट्स डेफिनेटली देखी जा सकती हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे स्कैम से कैसे बचें? देखो पहली बात तो ना आप क्या करो, मतलब जैसे आधार इन आप अगर यूआईडीएआई जो होता है, ठीक है ना, आधार की जो वेबसाइट है एक तरह से, तो वहां पर जाके ना आप अपनी आधार इन्फॉर्मेशन को लॉक कर सकते हो। ठीक है, आधार इन्फॉर्मेशन को लॉक करोगे तो कोई भी आपकी आधार इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज नहीं कर पाएगा। अगर आप नहीं चाहते ना कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर आप आधार का यूज करो, तो वहां पर इसको आप लॉक कर दीजिए, तो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़ आप और भी नोटिस कीजिए, कहीं ना कहीं अपनी जो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है या जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ आधार की, वो ज़्यादा किसी को मत दो। ठीक है ना, हर जगह पे इसको यूज़ मत करो आधार को। अगर जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ में अगर किसी के साथ इस तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है तो डेफिनेटली आप अपने बैंक को इन्फॉर्म करो विद इन 3 डेज। तो अगर इस तरह की कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन होती हैं तो आपको पैसा वापस भी मिल जाएगा उस पर्टिकुलर केस के अंदर। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है भारतीय पुनर्वास परिषद। समझने की कोशिश करते हैं। देखो अभी क्या हुआ है कि एजुकेशन की फील्ड के अंदर ये बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ये है क्या। देखो आरसीआई जो है ना, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट बॉडी है। सर काम क्या करती है? देखो काम ये करती है, हमारे जैसे अलग अलग तरह के कुछ कुछ कम्युनिटीज हो सकती हैं या कुछ लोग हो सकते हैं जो थोड़े डिसेबल्ड है। ठीक है ना, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हम बात करते हैं, कुछ डिसएडवांटेज पीपल हो सकते हैं, है कि नहीं? उनके लिए ये काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल उनकी कुछ स्पेशल नीड्स हो सकती है एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा, पर आरसीआई का काम ये होता है। अब ये जब एस्टेब्लिश करी गई थी, कब? 1986 के अंदर। उस टाइम ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी थी। फिर बाद में क्या किया, फिर हम एक्ट लेकर आए। ठीक है ना, एक्ट आया हमारे पास 1992 के अंदर। फिर 1993 के कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या बनती है, स्टैट्यूटरी बॉडी इस तरह से बन जाती है। तो ध्यान रखना क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी। सर कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? ये आपकी आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। काफी बार कंफ्यूजन हो सकती है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो नहीं है, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर देखने को मिल जाती है। तो सर इसके काम क्या होते हैं? देखो काम आप समझने की कोशिश करो। मैंने बताया ना, कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज की हो गया। ठीक है ना, तो इनको कैसी फैसिलिटीज देनी चाहिए, कि इसके रिगार्डिंग कैसा सिलेबस होना चाहिए, किस तरह के टीचर्स होने चाहिए, अगर टीचर्स हैं तो कैसी उनको ट्रेनिंग देनी है। ठीक है ना, ये सारे काम इसके द्वारा देखे जाते हैं। अगर मान लो कोई इंस्टीट्यूट है या कोई पर्सन है, वो ढंग से काम नहीं कर रहा, इनको प्रॉपर यहाँ पे स्पेशल तरह की जो ट्रेनिंग चाहिए उनको नहीं दी जा रही, तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट यहाँ पे ये एक्शन भी यहाँ पे लिया जा सकता है। ठीक है ना, कोई ट्रेनिंग स्टार्ट करनी हो इनके लिए, कोई कोर्स स्टार्ट करना हो, तो परमिशन ली जाती है किसके द्वारा? आरसीआई से परमिशन लेनी मैंडेटरी हो जाती है। गेटिंग द पॉइंट? तो आरसीआई के अप्रूवल के बिना कोई भी यहाँ पे इन पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो स्पेशल नीड्स रिक्वायरमेंट है, जिनके लिए कुछ सपोर्ट रिक्वायर्ड है, उसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन करवाना आरसीआई के साथ मैंडेटरी है, उनसे अप्रूवल लेना जरूरी है। प्लस एट द सेम टाइम देखो बहुत सारे और इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर बहुत सारे और प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गया। ठीक है ना, आपके हियरिंग एड के रिगार्डिंग जो टेक्नीशियंस होते हैं। ठीक है ना, कुछ स्पेशल टीचर्स होते हैं हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, स्पीच पैथोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है ना, रिहेबिलिटेशन के कुछ प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं, रिहेबिलिटेशन के रिगार्डिंग कुछ सोशल वर्कर्स हो सकते हैं। ये सबको क्या करवाना पड़ता है? इनको अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए तो रजिस्ट्रेशन कौन करता है? वो आरसीआई करता है। तो ये सारे काम होते हैं। ठीक है, यही सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। ठीक है, एक तरह की रजिस्ट्री भी मेंटेन करती है ये, सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर, ताकि इस डायरेक्शन में रिसर्च हो पाए। ये सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ अलग अलग तरह के प्रोग्राम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड एजुकेशन, ये सारे इनके द्वारा डेफिनेटली यहाँ पे किए जाते हैं। तो अलग अलग तरह के 16 कैटेगरीज हैं, आपको उनको ध्यान में नहीं रखना। जैसे मैं बता रहा था ना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गया, रिहेबिलिटेशन सोशल वर्कर हो गया, रिहेबिलिटेशन काउंसलर्स हो गया, ये अलग अलग तरह के 16 डिफरेंट तरह के प्रोफेशन होते हैं जो यहाँ पर इसके अंदर कवर्ड है। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। अब देखो थोड़ा सा आपको आइडिया तो हो गया होगा। आप लोग याद करो, हमने लाइफ मिशन के बारे में कई बार डिस्कस किया हुआ है। अगर नहीं आपको भूल गए हो तो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। देखो लाइफ का मीनिंग क्या होता है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आप जानते होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी जब COP26 गए थे ना ग्लासगो में, तो वहां पर उन्होंने इस बात को इंट्रोड्यूस किया था। सर क्या मीनिंग है इसका, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का? देखो मीनिंग बहुत ही सिंपल है। जब हम बात करते हैं ना एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की, हमें लगता है कि शायद ये काम सिर्फ और सिर्फ सरकारों का है। देखो सरकारों का है, इसमें कोई मना नहीं कर रहा है इसको, पर
कहीं ना कहीं मैं और आप भी इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ छोटे छोटे चेंजेस करें, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को उस तरह से अलाइन करें, तो हम भी एक प्रॉपर बिहेवियर चेंज के थ्रू यहाँ पे एनवायरनमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करा जा सकता है। तो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह से हर एक इंडिविजुअल बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे रोल प्ले कर सकता है। ऐसा यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो के अंदर बताया, और इसको इंडिया का एक तरह से ग्लोबल मास मूवमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये जो बात हो रही है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, अब नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर बात क्या कर रही है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उसने इस पर्टिकुलर कैंपेन को लॉन्च किया है। अब क्या होगा सर इस कैंपेन के अंदर? देखो बहुत सिंपल है, मैंने बताया ना कि अपनी लाइफ के अंदर आप चेंजेस करो, अपनी लाइफस्टाइल को बदलो। तो कहीं ना कहीं वही बात यहाँ पे करी जा रही है कि एक इंसान यहाँ पर कुछ चीजों के ऊपर फोकस करे, जैसे रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। आप जानते हो 3R का प्रिंसिपल। कहीं ना कहीं अगर हमने इसको अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट किया, तो जो इतना सारा हम वेस्ट को करते हैं, वेस्ट इतना ज़्यादा बनता है, उसको अच्छे से हम यूटिलाइज कर पाएंगे कहीं ना कहीं, बिल्कुल बात है, उसको कम कर पाएंगे। ये सारा यहाँ पे फोकस हमें देखने को मिल जाता है, तो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पे फोकस है। ठीक है, साथ ही साथ देखो कैंपेन चलेगा तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, वो इसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है ना, तो एक तरह की हमारी जो स्ट्रेंथ सिटीजन की कमिटमेंट है, उसको हम डेफिनेटली कर पाएंगे। साथ में अगर आप नोटिस करो, ठीक है ना, इस तरह के ना RRR सेंटर्स बनेंगे, ठीक है ना, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, इस तरह के सेंटर्स बनेंगे, जहां पर मान लो आपके पास कपड़े हैं, कुछ जूते हैं, कुछ बुक्स हैं, इनको आप कहीं ना कहीं दे पाओगे, वहां पर कंट्रीब्यूट करोगे, फिर उसकी रीयूजिंग होगी, कुछ रिसाइकलिंग होगी, तो इस तरह से जो वेस्ट है ना उतना ज्यादा जनरेट नहीं होगा। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर इकोनॉमी। देखो एक होती है आपकी लीनियर इकोनॉमी, मैं समझाता हूँ आपको। मान लो आपने किसी प्रोडक्ट को यूज किया, ठीक है ना, और उसको आपने क्या कर दिया, बस उसको यूज करके उसको फेंक दिया, तो ये तो लीनियर तरह से वर्क किया ना, इसको बोलते हैं लीनियर इकोनॉमी। पर हमारा फोकस कहाँ है? हमारा फोकस है सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर। मान लो आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ठीक है ना, पर हम क्या कर रहे हैं, उसको रीयूज कर रहे हैं या फिर उसको रिसाइकल किया जा रहा है, तो इसके बेसिस पे क्या हुआ, ये बन गया ना एक तरह से सर्कल। तो इसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। तो हमारा फोकस इसके ऊपर होना चाहिए, ताकि हम डायरेक्ट डेफिनेटली इस डायरेक्शन में काम कर पाए, वेस्ट को अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर बना पाएं। तो यहाँ पर एसएचजीज हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आपके एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स, ये सारे इस डायरेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा विद रिगार्ड्स टू यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो काफी वजह से न्यूज में रहा, 2 नए मेंबर्स भी यहाँ पे यूपीएससी के अंदर अपॉइंट हुए हैं, प्लस एट द सेम टाइम जो मनोज सोनी सर है ना, उनको उन्होंने ओथ ली है एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। देखो ये यूपीएससी के चेयरमैन की तरह ऑलरेडी नियरली 1 साल से काम कर रहे थे। ठीक है, ही वॉज वर्किंग एज द चेयरपर्सन, ठीक है ना, मतलब बेसिकली वो चेयरपर्सन की ड्यूटीज निभा रहे थे यूपीएससी चेयरपर्सन की। अब जाके उनको ओथ यहाँ पे दिलाई गई है एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो सर इनको ओथ किसने दिलाई? पहली बात तो देखो ओथ दिलाई गई इनको जो स्मिता नागराज मैम है, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ मतलब सीनियर मोस्ट मेंबर हैं यूपीएससी कमीशन की, तो डेफिनेटली उनके द्वारा यहाँ पे ओथ दिलवाई गई है। तो थोड़ा देखो हमें यूपीएससी के बारे में पता होना चाहिए, आई एम श्योर आपको ऐसे पता ही होगा। आप जानते होंगे कि पहली बात ये कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको आर्टिकल 315 से 323 के बीच में इसका जिक्र मिल जाएगा। सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, तो आप सभी जानते हो, आप सभी के लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, तो आप सभी इसके बारे में अवगत हो ही। साथ में ही नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर कमीशन के मैक्सिमम हो सकते हैं 10 मेंबर्स, और साथ में होता है एक चेयरमैन, जैसा कि आप हमने पढ़ा भी। अब इन चेयरमैन को और बाकी सभी यूपीएससी के मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके द्वारा ही इसको रिमूव किया जाता है, और यहाँ पर इनकी टर्म हो सकती है मैक्सिमम ऑफ 6 ईयर्स, या फिर जब तक उनका 65 ईयर्स का अचीव नहीं होता। अब इनकी जो सैलरी होती है ना, वो चार्ज एक्सपेंडिचर की आती है। आप जानते हो ना, एक होता है एक्सपेंडिचर चार्ज, जिसके ऊपर एक तरह से वोटिंग नहीं होती। ठीक है ना, तो डेफिनेटली इनकी सैलरी चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर, ताकि अनबायस्ड मैनर के अंदर एक तरह से ये काम कर पाए। अब जो एक्टिंग चेयरमैन की बात हो रही थी, तो प्रेसिडेंट किसी एक मेंबर्स को एक्टिंग चेयरमैन की तरह यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं, जब क्या हो, जब मान लो चेयरपर्सन की सीट वेकेंट हो, या फिर जो चेयरमैन है कहीं ना कहीं वो अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, या तो एब्सेंस है या किसी और रीजन की वजह से। तो जैसा मैंने आपको बताया, कमीशन के पास कितने मेंबर्स होने चाहिए? करेंटली मैक्सिमम 10 मेंबर हैं, और ये नंबर ऑफ मेंबर्स कौन डिसाइड करता है? हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे डिसाइड करते हैं, और साथ में ही ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते टू द सेम कमीशन। आई होप आपको ये बात भी यहाँ पे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज IDEX। IDEX का मीनिंग क्या है सर? इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सलेंस। ठीक है ना, तो IDEX ने ना अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्योंकि इनको ना 250th कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिला है, और ये पहला था अंडर मिशन डेफ स्पेस। ठीक है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा मिशन डेफ स्पेस क्या है, तो इसको भी आप समझेंगे।
तो IDX पहले समझ लेते हैं। 2018 में क्या हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब क्यों लॉन्च किया गया? लॉन्च इसलिए किया गया क्योंकि देखो इंडिया क्या कोशिश कर रहा है, एक तरह से डिफेंस के अंदर हम आत्मनिर्भरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हो गया, कैसे इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर हम अच्छे से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर सकते हैं, नई नई इंडस्ट्रीज, MSME स्टार्टअप्स, इनको कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो ये बात थी आईडेक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, इन्होंने भी अलग अलग चीज़ों के साथ पार्टनर किया है, कैसे कुछ नया हम R&D कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीजें। अब IDX को ना मैनेज कौन करता है? DIO। DIO क्या है? डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एक तरह की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। कहने का मतलब, मान लो इनों के पास कुछ प्रॉफिट आया ना, तो वो प्रॉफिट क्या होगा, वापस से कंपनी के अंदर री इन्वेस्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको फर्दर यूटिलाइज किया जाएगा कुछ नई नई और इनोवेशंस करने के लिए। तो DIO क्या करता है? इसको मैनेज करता है IDX को। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ में ही जो IDX है इसी की एग्जेक्टिव आर्म है, तो सारे काम इसके रिगार्डिंग इसके द्वारा देखे जाते हैं। कुछ भी फाइनेंशियल सपोर्ट होती है तो वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब याद करो, मैंने यहाँ पे बात करी थी क्या, एक डेफ स्पेस की बात करी थी, तो इस मिशन को भी एक बार समझ लेते हैं कि मिशन डेफ स्पेस की क्या बात हो रही है। देखो, इसको लॉन्च किया गया था 2022 के अंदर, तो अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है। जो डिफेंस एक्सपो होता है ना हमारा, गांधीनगर के अंदर देखने को मिला था पिछले साल अक्टूबर 2022 में, वहां पर इसको लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? यहाँ हम बात कर रहे थे इंडियन प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री की, कि यहाँ पर जो भी प्राइवेट स्पेस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उन इश्यूज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सारी बातें यहाँ पे इंडियन मतलब मिशन डेव स्पेस के अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। ठीक है ना, बाकी कुछ और भी चीजें हैं, उतनी पॉइंट नहीं है। एक्चुअली ये मिशन हमारे लिए जानना जरूरी था, और यहाँ पर आपके प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, ये सारे यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिले हैं, पर कहीं ना कहीं हम उनको बिल्कुल लॉन्च करने, टैकल करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको मिशन डेव स्पेस हो गया और IDX क्या होता है, DIO क्या होता है, ये चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ बात कर रहा है जो बारासिंगा है वहाँ के कौन से प्रोटेक्टेड एरिया है जो उसके लिए बिल्कुल फेमस है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारी बात हो रही है किसके रिगार्डिंग, हमारी कान्हा नेशनल पार्क, जो कि आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपने इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आप सभी के लिए। क्लियर? अब आज हमने जो पढ़ा उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके साथ ही जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है एक मैप के रिगार्डिंग कि कहाँ पे कौन सी स्टेट है, उसका आंसर भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे। कल जो क्वेश्चन थे उनका एक बार मैं आपको क्विकली आंसर बता देता हूँ। पहला था मिल्कवीड बटरफ्लाई स्पीशीज क्या मोस्टली आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिल जाएंगी? द आंसर इज ट्रू। मैंने बताया था टेम्परेट में भी देखने को मिलती है, पर ज्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलेंगी? ट्रॉपिकल के अंदर ही। दूसरा सतकोशिया सेंचुरी, इसको NTCA के द्वारा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट रिकॉग्नाइज किया गया है। ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है। तीसरा बात कर रहा है एक्साई समुद्र शक्ति की, तो इंडिया और USA की है क्या? नहीं, ये बात किसकी हो रही है? इंडिया और इंडोनेशिया की। ठीक है। चौथा बात कर रहा है ये जो टाइप ऑफ ट्रीज है, क्या ये आपको ज्यादातर इंडिया में देखने को मिलेंगे? नहीं, देखो ये बात भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। ये चौथा स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। हमने देखा था ना, देखो किसी ने मुझे कमेंट्स में बताया भी कि धरनी है वो धार डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना, तो करेक्ट कर लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश में जो धार डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हमें देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर, बट अदरवाइज और कहीं ज्यादा इंडिया में देखने को नहीं मिलते हैं। तो चौथा स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। और ये जनरली ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मेन लैंड अफ्रीका, उस पर्टिकुलर एरिया के नेटिव हमें देखने को मिलते हैं। पांचवा बात कर रहे हैं IRDI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो बिल्कुल ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। तो पांचवा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ट्रू है। अब सिमिलरली इन पर्टिकुलर पांचों का आंसर एंड जो PYQ था इनका भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे। अगर आपको आज के लेक्चर की PDF चाहिए तो आप डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की PDF को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।